हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू साइको। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ठोसों की यांत्रिकी यानी कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। ये चैप्टर बाकी चैप्टर की तुलना में छोटा है और इजी भी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना बाकी चैप्टर है। तो इस वीडियो को भी आपको फुल पोटेंशियल के साथ देखना है, ठीक है। तो ये छोटा चैप्टर है तो इसको हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे। देखिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं विरूपक बल। विरूपक बल यानी कि डिफॉर्मिंग फोर्स, ये क्या होता है? तो देखिए, जब किसी वस्तु पे हम बाह्य बल लगाते हैं यानी एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, तो जो उस वस्तु का आकार है या रूप है या अथवा दोनों आकार रूप दोनों परिवर्तित हो जाता है, तो इस बल को क्या बोलते हैं? विरूपक बल बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाने के बाद इसका आकार चेंज हो जाए या फिर इसका रूप चेंज हो जाए, तो जो मैंने ये फोर्स लगाया इसको बोलते हैं विरूपक बल या फिर डिफॉर्मिंग फोर्स। जिससे हम मतलब कि सिंपली बोले तो ऐसा बल जिससे हम किसी वस्तु के आकार अथवा रूप को परिवर्तित कर दें, ओके, उसी को बोलते हैं विरूपक बल या फिर डिफॉर्मिंग फोर्स, ओके। नेक्स्ट चीज है हमारा प्रत्यास्थता यानी कि इलास्टिसिटी। प्रत्यास्थता क्या होता है? किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु विरूपक बल के कारण उत्पन्न आकार व रूप के परिवर्तन का विरोध करती है तथा विरूपक बल के हटा दिए जाने पर अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है। कोई वस्तु था जिसके ऊपर हमने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने से क्या हो गया? इसका आकार चेंज हो गया, ओके। पर अगर ये वस्तु प्रत्यास्थ है यानी इलास्टिसिटी है इसमें, तो क्या करेगा? जैसे ये विरूपक बल हटेगा तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। जैसे कि रबड़, रबड़ क्या है? इसके ऊपर हम फोर्स लगाते हैं तो ये क्या होता है? इसका आकार चेंज हो जाता है, पर जैसे हम फोर्स हटाते हैं तो ये अपनी नॉर्मल स्थिति में आ जाता है। तो ऐसी वस्तुओं को क्या बोलते हैं? तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं? इस गुण को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी या फिर प्रत्यास्था, ठीक है। तो प्रत्यास्था ये हो गया, ठीक। अब आगे देखिए प्रत्यास्थ वस्तु यानी इलास्टिक बॉडी। इलास्टिक बॉडी क्या होता है? देखिए, जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने से उसके आकार अथवा रूप दोनों में कुछ परिवर्तन होता है और बाह्य बल हटा दिए जाने पर वस्तु पूर्ण रूप से अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है, तो उसे पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु कहते हैं, ठीक है। मतलब कि ऐसा वस्तु जिसके ऊपर हमने फोर्स लगाया तो क्या हो गया? उसका आकार चेंज हो गया, फिर जैसे हमने फोर्स हटाया तो क्या हो गया? अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ गया। तो इस टाइप की जो जितनी भी वस्तुएं होती हैं जो ऐसा काम करती है जिसमें ये गुण होता है, उसको बोलते हैं हम प्रत्यास्थ वस्तु या फिर इलास्टिक बॉडी, ओके। और प्रैक्टिकली देखें तो प्रैक्टिकली कोई भी वस्तु पूर्णतः प्रत्यास्थ नहीं होती, फिर भी क्वार्ट्ज को पूर्णतः प्रत्यास्थ माना जाता है। प्रैक्टिकली बोले तो विश्व में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो फुल्ली इलास्टिक हो, ठीक है। फुल्ली इलास्टिक नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ चेंज आ ही जाते हैं जब उसके ऊपर हम फोर्स लगाते हैं, लेकिन कुछ हद तक, ठीक है, कुछ हद तक हम क्वार्ट्ज को क्या बोलते हैं कि फुल्ली इलास्टिक हो सकता है। ये है नहीं, 100% नहीं है, लेकिन नियर टू 100% है। कौन? क्वार्ट्ज, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे ज़्यादा इलास्टिक किस में होती है? तो क्वार्ट्ज में होता है। सबसे ज़्यादा इलास्टिक कौन है? क्वार्ट्ज है, ठीक। आगे देखिए, अब होता है प्रत्यास्थ वस्तु का उल्टा क्या हो गया? अप्रत्यास्थ वस्तु, जिसको हम बोलते हैं प्लास्टिक बॉडी, ठीक है। प्लास्टिक बॉडी ये क्या होंगे? इसमें उल्टा होगा। जैसे हम इस पर फोर्स लगाएंगे तो इसका आकार चेंज हो जाएगा, लेकिन जब हम फोर्स हटाएंगे तो ये अपनी अपनी पहले की अवस्था थी उसमें नहीं आ पाएगी, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं अप्रत्यास्थ वस्तु, ठीक है। वे वस्तुएं जो बाह्य विरूपक बल हटा लेने पर भी पूर्ण रूप से विरूपित अवस्था में ही रहती है, मतलब कि जो हमने उसका चेंज कर दिया है रूप आकार, उसी में रहती है वो। तो ऐसी वस्तु को बोलते हैं हम अप्रत्यास्थ या फिर प्लास्टिक बॉडी, ठीक। जैसे कि प्लास्टिक की कोई बॉल है, प्लास्टिक की बॉल है, ठीक है। इस पर फोर्स लगाया तो इसमें मान के चलिए इसको दबा दिया मैंने अपनी 5 उंगलियों से, तो अंदर की साइड ये हो गया। फिर उसके बाद अगर मैं उंगलियां हटा लूँगा, अपना फोर्स हटा दूंगा, तो फिर भी ये इसका आकार वैसे ही रह जाएगा, वैसे ही बना रह जाएगा। जैसे ही बॉटल है, पानी की बॉटल प्लास्टिक की, उसको हाथ से दबा दिया, उसके बाद वो अपने आप तो आती नहीं है, ठीक है। उसमें हवा मार के, फूंक मार के उसको दोबारा लाया जाता है, ठीक है, जुगाड़ करके कुछ। तो ऐसी वस्तु को क्या बोला जाता है? अप्रत्यास्थ या फिर प्लास्टिक बॉडी बोला जाता है, ओके। अच्छा, प्रैक्टिकली पूर्णतः अप्रत्यास्थ वस्तु भी कोई नहीं है, ठीक है। व्यवहार में कोई भी वस्तु पूर्णतः अप्रत्यास्थ नहीं है। फिर भी हम गीली मिट्टी और मोम को हम क्या बोलते हैं कि ये फुल्ली प्लास्टिक बॉडी हो सकती है, ठीक है। तो फुल्ली प्लास्टिक बॉडी कौन हो सकती है? मोम या फिर गीली मिट्टी, ठीक। अब आगे देखिए, आगे है प्रत्यास्थ की सीमा यानी कि लिमिट ऑफ इलास्टिक, ठीक। लिमिट ऑफ इलास्टिक यानी प्रत्यास्थ की सीमा क्या होती है? देखिए, किसी वस्तु पर लगाए गए विरूपक बल की उस सीमा को जिसके अंतर्गत वस्तु के पदार्थ का प्रत्यास्थ का गुण विद्यमान रहता है तथा जिसके बाद वस्तु के प्रत्यास्थ का गुण समाप्त हो जाता है। मतलब कि ये कोई बॉडी है, इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया, ठीक है। फोर्स लगाने से क्या होगा? इसका आकार चेंज हो जाएगा, ठीक। अब इतना ज़्यादा फोर्स लगा दिया कि मैंने वो टूट ही गया। जैसे ऐसे मान के चलते हैं, रबड़ है ये, ठीक है। रबड़ को मैं खींच रहा हूँ तो खींचता रहेगा, एक सीमा तक खींचेगा, उसके बाद ये टूट जाएगा, बीच में से ब्रेक हो जाएगी, ठीक है।
तो इसी सीमा को, इसी लिमिट को क्या बोलते हैं हम? प्रत्यास्थ की सीमा। सिंपली बोले तो वह लिमिट जिसमें हमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया उसके बावजूद भी उसमें इलास्टिसिटी का गुण मौजूद है, तो उसी को बोलेंगे प्रत्यास्थ की सीमा। ठीक है, अब ज़्यादा फोर्स लगा देंगे तो क्या होगा, वो टूट जाएगा, यानी उसमें इलास्टिसिटी का गुण चला जाएगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं प्रत्यास्थ की सीमा। ठीक है, लिमिट ऑफ इलास्टिक। ठीक, अब आगे देखिए, अब आते हैं यहाँ से दो टर्म्स डिस्कस करेंगे, एक स्ट्रेस और एक स्ट्रेन, यानी प्रतिबल और विकृति। उसके बाद हुक का नियम देखेंगे। ठीक है, तो देखिए प्रतिबल क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है। देखिए, साम्यावस्था में वस्तु की अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल पर किसी पर कार्य करने वाला आंतरिक प्रतिक्रिया बल को प्रतिबल कहते हैं। प्रतिबल और कुछ नहीं होता है। देखिए मैं आपको सिंपली भाषा में समझाता हूँ। आपने प्रेशर पढ़ा होगा, प्रेशर क्या होता है, एफ अपॉन ए, एफ अपॉन ए। इसमें प्रेशर की डेफिनेशन कैसे दे देते हैं कि एकांक क्षेत्रफल पर, एकांक क्षेत्रफल यानी जो एरिया है उसको अगर मैं 1 कर दूंगा, यूनिट कर दूंगा, तो इसी को बोलते हैं एकांक क्षेत्रफल। जब इसको 1 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू एफ हो जाएगा। ठीक है, तो एकांक क्षेत्रफल पे वस्तु पर लगने वाला लंबवत बल उसको बोलते थे हम प्रेशर। ठीक है, अब इसी को हमने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। देखिए, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला आंतरिक प्रतिक्रिया बल, इंटरनल रिएक्शन फोर्स, इसी को क्या बोलते हैं, प्रतिबल बोलते हैं। और प्रतिबल और जो हमारा प्रेशर है दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। ठीक है, देखिए प्रेशर का फॉर्मूला क्या था, P इज इक्वल टू एफ बाई ए, और प्रतिबल का फॉर्मूला क्या होता है, प्रतिबल बराबर एफ बाई ए, दोनों सेम ही होता है। ठीक है, तो ये तो इसका फॉर्मूला हो गया जो प्रेशर का होता है सेम। ठीक, और इसके मात्रक भी सेम ही होंगे। ठीक है, इसका ऐसा ही मात्रक क्या होगा, प्रतिबल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका हो गया न्यूटन और एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसी को हम पास्कल भी बोलते हैं, तो पास्कल भी बोल सकते हैं इसको, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। ठीक, डायमेंशन पूछी जाए तो डायमेंशन क्या होगा इसका, m l की पावर -1 t की पावर -2। ठीक है, m l की पावर -1 t की पावर -2, ये हो गया आपका स्ट्रेस यानी कि प्रतिबल। अब दूसरा टर्म होता है विकृति यानी कि स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने पर उसकी लंबाई, आकार एवं रूप में परिवर्तन हो जाता है तो वस्तु विकृत अवस्था। विकृत मतलब क्या होता है, चेंजेस आ गए, कुछ विकृति हो गई, उसमें गड़बड़ी हो गई। ठीक है, तो जब हम उस पर बाह्य बल लगा रहे हैं तो उसका आकार, रूप, ये सब परिवर्तित हो जाता है। तो ये जो आकार रूप परिवर्तन हुआ इसको क्या बोलते हैं, विकृति बोलते हैं, यानी दोष हो गया या फिर चेंजेस हो गए इसमें। ठीक है, तो जब हम बाह्य बल लगाते हैं किसी वस्तु पे तो उसका जो आकार, रूप, ये सब चेंज हो गया। चेंज होने से क्या हो गया, उसमें दोष उत्पन्न हो गया। दोष मतलब कि विकृति आ गई, स्ट्रेन आ गया। ठीक है, तो वस्तु में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन, जो उसमें चेंजेस हो रहे हैं, बल लगाने से जो उसमें चेंजेस हो रहे हैं, उसी को बोलते हैं हम विकृति यानी कि स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेन ह्यूमन बॉडी में भी होता है। जब स्ट्रेन होता है तो पेन होता है, जैसे हाथ पैर ज़्यादा खिंच जाता है तो उसमें स्ट्रेन आ जाता है, यानी उसमें खिंचाव हो जाता है। ठीक है, वो अपनी जो नॉर्मल स्थिति थी उससे उसमें चेंज हो जाता है, उसी को बोलते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन मतलब कि विकृति मतलब दोष हो गया उसमें। ओके, तो ये हो गया विकृति। अब देखिए, क्योंकि विकृति एक शुद्ध अनुपात है, इसका कोई मात्रक नहीं होता। ठीक है, विकृति का कोई मात्रक नहीं होता, और ना ही कोई इसकी विमा होती है, डायमेंशन भी नहीं होती, ना तो कोई यूनिट होती है इसकी और ना ही इसका कोई डायमेंशन होता है विकृति का। ओके, क्योंकि ये क्या है, ये तो क्वालिटी है एक, है ना, ये क्वालिटी कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये क्वालिटी है एक। ओके, गुण है ये एक। ओके, अब जो विकृति होती है यानी कि स्ट्रेन होता है, वो 3 प्रकार की होती है। देखिए कौन कौन से होते हैं। अनुदैर्ध्य विकृति यानी कि इसको बोलते हैं हम इंग्लिश में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है, देखिए जब बाह्य विरूपक बल को किसी वस्तु के लंबाई के अनुदिश लगाया जाता है तो वस्तु की लंबाई में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, ये कोई वस्तु है, इस पर मैंने ऐसा बल लगाया, इसकी लंबाई के तरफ लगाया बल, जिससे इसकी क्या होगी, लंबाई बढ़ गई या फिर लंबाई चेंज हो गई। इसकी छोटा कर दिया मैंने या फिर बड़ा कर दिया, 2 प्रकार से लंबाई चेंज हो सकती है, या तो इसको बड़ा कर दूंगा या फिर इसको और छोटा कर दूंगा बल लगा के। ठीक है, तो इसकी लंबाई के अनुदिश मैंने बल लगाया। ठीक है, और इसकी क्या है, लंबाई में मैंने चेंजेस कर दिया, तो इसी को क्या बोला मैंने, अनुदैर्ध्य विकृति। किस प्रकार की विकृति आ गई इसमें, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आ गया, इसमें लंबाई में चेंज हो गया, छोटा हो गया या फिर बड़ा हो गया। ओके, तो ये हो गया अनुदैर्ध्य विकृति। ओके, अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है लंबाई में परिवर्तन अपॉन जो इनिशियल लंबाई थी उसकी। ठीक है, प्रारंभिक लंबाई। तो अनुदैर्ध्य विकृति का फॉर्मूला पूछा जाए तो अगर मैं मानूं कि पहले उसकी जो लंबाई थी वो L थी और उसमें चेंजेस कितना आया, डेल L आया। ठीक है,
माना कि एक वस्तु था ये, ठीक है, इसकी लंबाई थी L, ठीक है, इसमें मैंने फोर्स लगाया और इसकी लंबाई और बढ़ा दी मैंने, डेल L और बढ़ गई, यानी L और ये डेल L और बढ़ गया, ठीक है, L प्लस डेल L कर दिया मैंने इसको, या फिर L माइनस डेल L कर दिया, ठीक। तो ये हो गया लंबाई में चेंज, इतना चेंज कर दिया मैंने, पहले इतना था और इतना बढ़ा दिया मैंने, ठीक। तो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, लंबाई में चेंज यानी कि डेल L जितना चेंज हुआ अपॉन जो शुरू की लंबाई थी उसकी यानी L। तो ये हो गया हमारा अनुदैर्ध्य विकृति यानी कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। आगे देखिए, नेक्स्ट है आयतन विकृति यानी कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, जब किसी वस्तु पर बाह्य बल उसके पृष्ठ के अभिलंबवत लगाया जाता है तो वस्तु के आयतन में परिवर्तन हो जाता है, यानी हमने उस पर फोर्स लगाया और उसके वॉल्यूम को चेंज कर दिया। इसका एग्जांपल क्या होगा, जैसे बोतल है, बोतल को पिचका दिया, तो पिचका देने के बाद क्या होगा, वो जैसे ये है बोतल, ये बॉटल है मान के चलिए, जब इस पर बल लगाऊंगा तो पिचक जाएगा, ऐसे छोटा हो जाएगा, छोटा हो गया मतलब कि इसमें क्या होगा, इसका वॉल्यूम कम हो गया, जहाँ इसमें पहले 1 लीटर आ सकता तो अब इसमें कितना 100 ही ग्राम आएगा, इस टाइप से हो गया मान के चलिए। क्या किया इसमें मैंने, इसके वॉल्यूम में चेंज कर दिया। तो जब ये वॉल्यूम में चेंज करते हैं हम बल लगा के, तो उसको बोलते हैं आयतन विकृति या फिर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इसका फॉर्मूला बनाएंगे तो सेम वही, वॉल्यूम में चेंज अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम में चेंज इन वॉल्यूम और ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है, ये हो गया हमारा आयतन विकृति यानी कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। थर्ड देखिए अपरूपण विकृति, इसको बोलते हैं शेयरिंग स्ट्रेस। शेयरिंग स्ट्रेस क्या होता है, जब हम किसी वस्तु के एक पृष्ठ को स्थिर रखकर उसके विपरीत पृष्ठ पर स्पर्श रेखीय बल यानी टेंजिबल फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, वस्तु का रूप बदल जाता है। इस स्थिति में उत्पन्न विकृति को अपरूपण विकृति कहते हैं, ठीक। मान के चलिए ये एक लड़का है और ये बाइक चला रहा है, ठीक, बाइक चला रहा है 100 की स्पीड में चला रहा है, ठीक है, और आगे जाके ये फिसल गया, फिसलने के बाद ये गिर गया, गिरने के बाद ये क्या करेगा, इसमें मोमेंटम रहेगा तो ये रोड पे छिलता हुआ जाएगा एक प्रकार से, ठीक है। तो इसकी स्किन जब इसकी स्किन रोड से लगेगी तो स्किन वहाँ से क्या हो जाएगी, छिल जाएगी स्किन। तो जो ये फोर्स लगा, कैसे लगा ये फोर्स, स्पर्श रेखीय फोर्स लगा यानी टेंजिबल फोर्स लगा। इस फोर्स से क्या हुआ, उसकी ऊपर वाली परत क्या हो गई, छिल गई, ठीक है, ऊपर वाली परत छिल गई, ठीक है। तो इसी को हम बोल सकते हैं अपरूपण विकृति हो गई उसमें, यानी शेयरिंग स्ट्रेस हो गया, ठीक है। तो जब भी हम टेंजिबल फोर्स लगाएंगे या फिर स्पर्श रेखीय फोर्स लगाएंगे और उसमें चेंज करेंगे वस्तु की आकृति में, तो उसको बोलेंगे अपरूपण विकृति या फिर शेयरिंग स्ट्रेस। ओके, फॉर्मूले की बात करेंगे तो अपरूपण विकृति का फॉर्मूला क्या होता है, डेल एक्स अपॉन एल, यानी ओरिजिनल लंबाई और डेल एक्स जो उसमें हमने चेंजेस कर दिया, यानी जो उसकी ऊपर वाली सतह थी उसमें जो चेंजेस हुआ वो हुआ डेल एक्स, और जो उसका इनिशियल लंबाई थी वो, ठीक है, इसको बोलेंगे अपरूपण विकृति। और इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। इसको जरूरी नहीं कि थीटा से करेंगे, अलग अलग बुक में अलग अलग है, मैं यहाँ पे थीटा ले रहा हूँ। थीटा इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आगे इसका मैं यूज लूंगा, तो जहाँ पे मैं थीटा यूज करूंगा तो वहाँ समझ जाना कि मैं अपरूपण विकृति यूज कर रहा हूँ। ओके, अब आगे देखिए, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, ठीक है। अगर आपको रिविजन करना है तो इस चैप्टर में सिर्फ इसे पढ़ के चल जाना रिविजन करते टाइम, ठीक। हुक का नियम, ठीक, ये हुक कौन से, रॉबर्ट हुक है वही वाले, ठीक है। तो हुक ने नियम दिया है, कौन सा नियम दिया है देखिए, इस नियम के अनुसार प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर, ठीक है, जो इलास्टिसिटी की लिमिट होती है उसके अंदर पदार्थ पर कार्यरत प्रतिबल और उसमें उत्पन्न विकृति के अनुक्रमानुपाती होती है। इलास्टिसिटी की लिमिट के अंदर, ठीक है, उस पर जो वर्क कर रहा है स्ट्रेस और जो उसमें उत्पन्न हो गया स्ट्रेन, दोनों क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं कि प्रतिबल विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। यही बोला था किसने, हुक ने बोला था। हुक ने बस ये बोला कि प्रतिबल विकृति के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। यानी जितने ज़्यादा हम प्रतिबल लगाएंगे उसमें उतनी ज़्यादा विकृति आएगी, या फिर ऐसे बोल सकते हैं जितनी ज़्यादा विकृति उतना ज़्यादा उसमें प्रतिबल लग रहा होगा, ठीक है। अब प्रोपोर्शनल का साइन है, प्रोपोर्शनल का साइन हटा के मुझे इक्वल का साइन लगाना है, तो इसकी जगह पे क्या आता है, कांस्टेंट आता है, बहुत बार बता दिया मैंने। तो प्रतिबल इज इक्वल टू ई कांस्टेंट ले लिया यहाँ पे, इंटू विकृति। तो जो ये कांस्टेंट है इसकी वैल्यू अगर निकालूंगा विकृति को नीचे भेज दूंगा, तो ये हो गया हमारा ई इज इक्वल टू प्रतिबल बटे विकृति, ठीक है। ये है हमारा हुक का नियम, ठीक है। और जो हमारा ये कांस्टेंट आया इसको बोलते हैं प्रत्यास्थ गुणांक, इलास्टिक मॉड्यूलस, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इलास्टिक मॉड्यूलस, ठीक है। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होगा, तो बहुत आसान है, विकृति का कोई मात्रक ही नहीं होता तो विकृति यहाँ से हटा ही दो, तो बचा क्या, प्रतिबल, और प्रतिबल का मात्रक क्या था, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल, ठीक है। ओके, डायमेंशन भी सेम ही होगा। डायमेंशन भी सेम क्यों होगा, क्योंकि इसका तो कुछ होता ही नहीं, तो जो होगा इसी का होगा, ठीक है। तो इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सेम वही होगा, ठीक है।
अब एक चीज आपको नोट करना है कि देयर आर सम मटेरियल विच डू नॉट ओबे हुक्स लॉ। इस संसार में कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो हुक्स के नियम का पालन नहीं करती, जैसे कि रबर हो गया, ह्यूमन की मसल्स हो गई, ठीक है। ये क्या हो गई, ये हुक्स के नियम का पालन नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये आपको नोट कर लेना है। अब आगे देखिए प्रत्यास्थता गुणांक, ठीक है, इलास्टिक मॉड्यूलस। अभी हमने देखा ई की बात हो रही है यहाँ पे। तो ई क्या देखा था हमने कि प्रतिबल बटे विकृति, यानी हम बोल सकते हैं कि प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर प्रतिबल तथा विकृति का अनुपात, ठीक है, नियतांक होता है। इस नियतांक को क्या बोलते हैं, इलास्टिक मॉड्यूलस बोलते हैं या फिर प्रत्यास्थ गुणांक बोलते हैं, ठीक है। प्रत्यास्थ गुणांक का विमेय सूत्र यानी कि इलास्टिक मॉड्यूलस का डायमेंशन पूछा जाए तो क्या होगा, तो सेम वही होगा जो स्ट्रेस का होता है, जो प्रतिबल का होता है। क्या होता है, एम एल की पावर -1 टी की पावर -2, सेम वही, ओके। अब जो प्रत्यास्थ गुणांक है वो 3 प्रकार के होते हैं। इलास्टिक मॉड्यूलस 3 प्रकार के होते हैं, देखिए कौन कौन से होता है। यंग प्रत्यास्थ गुणांक, ठीक है, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, इसको हम गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इसको हम गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए ये क्या होता है, लघु विकृतियों के लिए अनुदैर्ध्य प्रतिबल यानी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस तथा अनुदैर्ध्य विकृति यानी कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के अनुपात को उस वस्तु के पदार्थ का यंग प्रत्यास्थ गुणांक कहते हैं, ठीक है। यानी कि गामा इज इक्वल टू क्या होता है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल हम पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। अनुदैर्ध्य प्रतिबल यानी कि लंबाई में हम क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, और उसमें चेंजेस भी कैसे होने चाहिए, लंबाई के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उसकी लंबाई बढ़ेगी या फिर घटेगी, ठीक है। तो अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम यंग प्रत्यास्थ गुणांक, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, गामा से करते हैं, ठीक है। इसका यूनिट क्या होगा, तो विकृति की कोई भी यूनिट नहीं होती, तो इसको तो कुछ लेना ही नहीं है। प्रतिबल है यहाँ पे, तो प्रतिबल का वही होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसको हम बोलेंगे पास्कल, ठीक है, ओके। अब एक चीज आपको ध्यान देना है कि अभी न्यूमेरिकल आएंगे इस वाले चैप्टर से, तो उसमें ना गामा की वैल्यू दे के रखता है, यानी कि यंग प्रत्यास्थ गुणांक की वैल्यू दे के रखता है। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जो ये इसकी कोई वैल्यू होगी, गामा की वैल्यू दे के रखेगा, जैसे 1.1 × 10⁻⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इस टाइप का, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या होता है, ये वैल्यू जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी, इससे पता चलेगा वो वस्तु उतनी ज़्यादा इलास्टिक है, ठीक है। इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी वो वस्तु उतनी ज़्यादा इलास्टिक है, यानी कि हायर द वैल्यू ऑफ गामा मीन्स हायर द इलास्टिसिटी ऑफ बॉडी, ठीक है, उतना ज़्यादा उस बॉडी में इलास्टिसिटी होगा, ठीक है। और देखिए गामा का मान मेटल के लिए ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू अदर जितने भी मटेरियल होते हैं। क्यों, क्योंकि जो मेटल्स होते हैं, धातु होते हैं, उनमें इलास्टिसिटी का गुण ज़्यादा होता है, ठीक है। मेटल में इलास्टिसिटी का गुण ज़्यादा होता है, इसलिए मेटल के लिए गामा की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है अदर मटेरियल से, ठीक। अभी हम आगे जाके वो भी देखेंगे कि जो रबड़ है, रबड़ से भी ज़्यादा इलास्टिक किस में होता है, स्टील में। स्टील रबड़ से ज़्यादा इलास्टिक होता है, ठीक है, ये भी देखेंगे ज़्यादा, ठीक। तो ये हो गया। अब आगे देखिए, यहाँ प्रूफ नहीं करवा रहा हूँ, ठीक। दूसरा देखिए, दूसरा आयतनात्मक प्रत्यास्थ गुणांक, ठीक है, इसको हम और क्या बोलते हैं, बल्क मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बल्क मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी भी बोलते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, लघु विकृतियों के लिए अभिलंब प्रतिबल तथा आयतन विकृति के अनुपात को उस वस्तु के पदार्थ का आयतनात्मक प्रत्यास्थ गुणांक कहते हैं, ठीक है। देखिए इसको हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या है इसके डेफिनेशन में, अभिलंब प्रतिबल यानी कि डायरेक्ट स्ट्रेस, अभिलंब प्रतिबल यानी कि डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन कौन सा विकृति, कौन सा लेना है, स्ट्रेन कौन सा लेना है, आयतन वाला, अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक। इसको बोलते हैं हम बल्क मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी या फिर आयतनात्मक प्रत्यास्थ गुणांक बोलते हैं। ये सब के सब क्या है, ये सब के सब प्रत्यास्थ गुणांक है, तो इसलिए ऊपर प्रतिबल होगा, नीचे विकृति होगा, बस सब में अलग अलग होगा। यहाँ पे अभी अनुदैर्ध्य प्रतिबल पढ़ा था हमने, ठीक है, और यहाँ पे देखिए आयतन वाला आ गया। अभी ऐसे चेंज होते रहेंगे, 3 है ना, ये 2 ये हो गए, अब एक और है हमारा। देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, बीटा इज इक्वल टू अभिलंब प्रतिबल, इसको हमने पी से कर दिया, ठीक है, अभिलंब प्रतिबल को हम पी से डिनोट करते हैं, अपॉन आयतन विकृति क्या था, आयतन विकृति मैंने आपको पीछे बताया कि वॉल्यूम में चेंज अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है, ये था। अब देखिए ऊपर भेज दिया, वी को ऊपर भेज दिया, तो पी वी अपॉन डेल वी हो गया। तो ये हो गया हमारा बल्क मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी यानी बीटा। बीटा क्या हो गया, पी वी अपॉन डेल वी। इसका मात्रक भी क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्यों होगा, देखिए वॉल्यूम से वॉल्यूम कट जाएगा और बचेगा सिर्फ पी,
ठीक है, मतलब स्ट्रेस बचेगा खाली, और स्ट्रेस का क्या होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक, अब आगे देखिए थर्ड बचता है हमारा मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी यानी दृढ़ता गुणांक। ठीक है, या फिर इसी को बोलते हैं शियर मॉड्यूलस। ठीक है, शियर मॉड्यूलस, और इसको हम ईटा से दिखाते हैं, ईटा से। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है, लघु विकृति के लिए स्पर्श रेखीय प्रतिबल, स्पर्श रेखीय प्रतिबल यानी कि टेंजेंशियल स्ट्रेस तथा अपरूपण विकृति के अनुपात को उस वस्तु के पदार्थ का दृढ़ता गुणांक कहते हैं। ठीक है, सब में तो यही कर रहे हैं प्रतिबल बटे विकृति, लेकिन ये डिपेंड कर रहा है कि प्रतिबल कौन सा ले रहे हैं और विकृति कौन सा ले रहे हैं। ठीक, तो दृढ़ता गुणांक यानी कि मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है, स्पर्श रेखीय प्रतिबल, ये हमने पीछे देखा ना जब ऊपर वाली परत छिल देते हैं उसका, वो वाला, अपन अपरूपण विकृति ये भी देख लिया हमने। ठीक, तो स्पर्श रेखीय प्रतिबल यानी कि टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन, इन दोनों का अनुपात को क्या बोलेंगे, दृढ़ता गुणांक, यानी कि मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, तो इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे, ईटा इज इक्वल टू स्पर्श रेखीय प्रतिबल यानी एफ अपॉन ए। ठीक है, प्रतिबल तो यही होता है एफ अपॉन ए, अपन अपरूपण विकृति को मैंने उस टाइम क्या लिया था, थीटा, जब मैंने बोला था थीटा लूंगा। ठीक है, थीटा। ओके, तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ईटा इज इक्वल टू एफ बाई ए इंटू थीटा, ये हो गया। ठीक है, ए बाई थीटा, तो ये हो गया हमारा क्या, दृढ़ता गुणांक। ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक, एक ये टॉपिक है हमारा यानी खिंचे हुए तार की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, इससे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो देखिए इस टॉपिक को भी देख लेते हैं। यानी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्ट्रेच्ड वायर, मतलब कोई खिंचा हुआ तार है उसमें एनर्जी होगी, कौन सी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी, तो उसके लिए हमें एक फॉर्मूला बनाना है। तो देखिए ये कोई तार है। ठीक है, ये कोई तार है। ठीक है, इसमें किसी वस्तु को लटका रखा है हमने, यहाँ पे लटका रखा है, तो लटकाने से क्या होगा, इसके ऊपर बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा, लंबाई की तरफ लग रहा है बल, तो अनुदैर्ध्य स्ट्रेस लगेगा इस पर। ठीक है, अनुदैर्ध्य यानी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लगेगा इस पर, तो ये क्या होगा, इसकी लंबाई बढ़ जाएगी। तो पहले लंबाई इतनी थी L, और अब लंबाई और कितनी बढ़ गई, ये हो गई। देखिए ये L थी, यहाँ तक थी, और ये डेल L और बढ़ गई, तो यहाँ पे इतनी लंबाई हो गई इसकी। ठीक है, तो इसके लिए हम देखिए फॉर्मूला निकालेंगे। माना तार की लंबाई क्या थी, पहले L थी, तार की लंबाई की दिशा में F बल लगाने पर तार की लंबाई डेल L बढ़ गई। ठीक है, प्रारंभ में तार पर बल शून्य था, शुरू में क्या था, शून्य था बल, फिर बाद में कितना हो गया, F हो गया। शुरू में उस पर फोर्स कितना था, 0, बाद में कितना हो गया, F। तो इन दोनों को एवरेज निकालेंगे तो क्या होता है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते हैं। ठीक है, तो एवरेज निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, F/2 आ गया। F/2 क्या आ गया, इसका एवरेज फोर्स आ गया। ठीक है, अब देखिए तार को खींचने में किया गया कार्य, तार को खींचने में क्या काम किया गया होगा, तो W इक्वल टू क्या होता है, Fs, यानी उस पर लगाया गया बल और उसमें जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो देखिए W इक्वल टू क्या हो जाएगा, F की जगह हम क्या ले लेंगे, F/2, जो उसका एवरेज हमने फोर्स लगाया, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डेल L डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, तो ये हो गया F/2 इंटू डेल L। ठीक है, ये तो कार्य होगा उस पर, उस तार पे, खींचे हुए तार पे। ठीक है, अब ये देखिए यदि कार्य तार की प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा है, अब देखिए किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा होता है, तो स्थितिज ऊर्जा हमने W को क्या ले लिया, U ले लिया। ठीक है, U स्थितिज ऊर्जा मान लिया, तो ये आ गया। ठीक है, अब देखिए अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, इस वाली क्वेश्चन में देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, A से गुना कर रहा हूँ और A से भाग कर रहा हूँ, और L से गुना कर रहा हूँ, L से भाग कर रहा हूँ। देखिए A से गुना किया, A से भाग किया, L से गुना किया, L से भाग किया, ऐसा क्यों कर रहा हूँ, देखिए F/A ये क्या होता है हमारा, F/A क्या होता है, प्रतिबल होता है यानी स्ट्रेस होता है, और डेल L/L क्या होता है, डेल L/L हमने पढ़ा था अनुदैर्ध्य क्या होता है, अनुदैर्ध्य विकृति होता है। ठीक है, अनुदैर्ध्य विकृति होता है। ठीक है, तो ये तो विकृति हो गया, ये विकृति हो गया यानी स्ट्रेन हो गया, और ये क्या हो गया, स्ट्रेस हो गया। अब बचा क्या, ये A और L, और A इंटू L क्या होता है, वॉल्यूम होता है। कैसे हो गया वॉल्यूम, A को मैं लिख सकता हूँ L इंटू L, और ये हो गया एक L हो गया, तो 3 L जहाँ पे भी मिलते हैं यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, उसी को तो बोलते हैं वॉल्यूम, वही तो होता है वॉल्यूम। तो एरिया के इंटू अगर मैं लंबाई से कर दूंगा तो वॉल्यूम निकल जाता है, तो ये तो हो गया वॉल्यूम। ठीक है, तो अब अगर मैं आयतन को यानी वॉल्यूम को एकांक ले लूँ, यानी इसको यूनिट ले लूँ, तो उसके लिए क्या होगा, देखिए तो होगा हमारा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ प्रतिबल इंटू विकृति। ये क्या था, प्रतिबल था यानी कि स्ट्रेस था, और ये क्या है हमारा, विकृति यानी कि स्ट्रेन। तो ये फॉर्मूला बनता है हमारे यहाँ, खींचे हुए तार में कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। ठीक है, अब देखिए
अगर आपके एग्जाम में ये फार्मूला नहीं मिलता है ऑप्शन में, तो आपके एग्जाम में एक स्टेप और आगे का फार्मूला मिलेगा। वो ये है कि देखिए ये हमें पता चल गया था, U इज इक्वल टू हाफ प्रतिबल इंटू विकृति था। तो फिर से मैंने क्या किया, विकृति से क्या किया, डिवाइड कर दिया और इंटू कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया विकृति का स्क्वायर अपॉन विकृति। अब प्रतिबल बटे विकृति, ये क्या पढ़ा हमने, यंग प्रत्यास्था गुणांक पढ़ा हमने। ठीक है, यंग प्रत्यास्था गुणांक पढ़ा। ठीक है, इसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया था गामा से। तो यंग प्रत्यास्था गुणांक की जगह मैंने गामा रख दिया और विकृति का स्क्वायर हो गया। ठीक है, विकृति को कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है, सिग्मा मान लेते हैं। तो ये हो गया हमारा, तो फाइनल फॉर्मूला बन के आ गया हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी का है, U इज इक्वल टू हाफ गामा इंटू सिग्मा का स्क्वायर, जहाँ पे गामा क्या है, यंग प्रत्यास्था गुणांक है, और सिग्मा क्या है, विकृति। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइनल फार्मूला। ये वाला फार्मूला आपके ऑप्शन में मिल सकता है। ठीक है, ओके। तो ये तो हो गया हमारा खिंचे हुए तार में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसका फार्मूला। ठीक है, खिंचे हुए तार में अगर पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला पूछे तो ये होगा। ठीक है, U इज इक्वल टू हाफ गामा इंटू सिग्मा का स्क्वायर। ठीक है, या फिर ये जो ऊपर देखा था हमने, हाफ प्रतिबल इंटू विकृति। ठीक है, ये हो गया। अब आपको एक चीज ध्यान में देना है, यहाँ पे सिद्ध तो करना नहीं है हमें, तो डायरेक्ट आपको याद कर लेना है कि जो रबड़ है, रबड़ की तुलना में स्टील ज़्यादा प्रत्यास्थ होता है, उसमें ज़्यादा इलास्टिसिटी होती है। ठीक है, स्टील ज़्यादा इलास्टिक होता है एज कम्पेयर टू रबड़। इसको कोई सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, कोई आपका वहाँ पे 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो ये एक फैक्ट ये आपको नोट कर लेना है कि स्टील ज़्यादा प्रत्यास्थ होता है रबड़ से। ठीक है, अब न्यूमेरिकल कर लेते हैं। एक न्यूमेरिकल मैं करवा देता हूँ और एक आप खुद से करोगे। देखिए, तांबे का एक टुकड़ा जिसका अनुप्रस्थ परिच्छेद यानी कि एरिया दे दिया उसका। ठीक है, एरिया ये है, अनुप्रस्थ परिच्छेद। ठीक, और इतना उस पर न्यूटन का क्या लग रहा है, उस पर तनाव लग रहा है, यानी कि तनाव को क्या बोला, स्ट्रेस लग रहा है। ठीक है, जिससे केवल प्रत्यास्था विरूपण उत्पन्न विकृति की गणना कीजिए। यानी हमें क्या बताना है, स्ट्रेन बताना है, स्ट्रेन कितना होगा। ठीक है, और देखिए, हाँ, ये आपके क्वेश्चन में दे के रखेगा हमेशा, यंग प्रत्यास्था गुणांक। एनसीईआरटी में इसका टेबल है, एनसीईआरटी में, तो उस टेबल को आप देख सकते हो एक बार। ठीक है, यंग प्रत्यास्था गुणांक देखिए, तांबे की तार हर मटेरियल के लिए अलग अलग होगा। तांबे के लिए अलग होगा, स्टील के लिए अलग होगा, रबड़ के लिए अलग होगा, सबके लिए अलग होगा। और ये वैल्यू मैंने आपको पहले बताया कि जितना ज़्यादा होगा उसका मतलब होगा वो उतना ज़्यादा इलास्टिक है। तो इसने बताया कि तांबे के तार के लिए यंग प्रत्यास्था गुणांक इतना होता है, 1.1 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं डेटा। हमें एरिया दे रखा है। ठीक है, अब देखिए एरिया, मैंने आपको एक चीज़ बताया था, फिजिक्स में आपको कोई भी न्यूमेरिकल करना है तो आपको सबसे पहले जितने भी यूनिट है सबको एसआई में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एमएम में दे रखा है, एमएम में, मिलीमीटर में, तो हमें तो मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो एमएम को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, 1000 से भाग देना पड़ता है। और यहाँ पे 2 बार है, देखिए हमें क्या करेंगे फिर, यहाँ पे 2 बार, तो 2 बार 1000 से करेंगे, यानी कि 6 बार 0 आ जाएगा इसमें। तो ये आ गया हमारा एरिया। ठीक है, इसको जब हम मीटर में करेंगे ये मीटर में आ जाएगा, ये मीटर में आ गया एरिया, ए की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब हमें निकालना है बल। देखिए हमें फोर्स दे रखा है, एफ दे रखा है, हमें फोर्स दे रखा है इतना, तो हम प्रतिबल निकाल सकते हैं। क्यों, उसका फॉर्मूला होता है एफ बाई ए। एफ की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू पता है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया हमारा स्ट्रेस आ गया, स्ट्रेस ये आ गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना आ गया। अब यंग प्रत्यास्था गुणांक हमें दे रखा है 1.1 इंटू 10⁻11। हमसे पूछा गया विकृति, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ई इज इक्वल टू प्रतिबल बटे विकृति। हमें यहाँ से विकृति चाहिए, इसको इधर भेजेंगे और ई इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, यानी प्रतिबल बटे प्रत्यास्था गुणांक हो जाएगा। ठीक है, सारी वैल्यू रख देंगे, प्रतिबल हमें अभी निकाला और इसके नीचे रख देंगे ये यंग प्रत्यास्था गुणांक। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा विकृति आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया विकृति। विकृति के आगे कोई भी वो नहीं लगा हुआ, यूनिट नहीं लगा, क्योंकि विकृति का कोई भी यूनिट नहीं होता। ठीक है, तो ये हो गया इसका न्यूमेरिकल। और एक ये न्यूमेरिकल है, इसे आपने खुद से करके लाना है। ठीक है, इसे खुद से करना है आपने। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताएं, और आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।